नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले बात स्वच्छता मिशन की, जिसमें इंदौर ने बाजी मारी है। इंदौर शहर एक बार फिर देश भर के शहरों में सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में इंदौर अव्वल रहा, जबकि गुजरात की सूरत को दूसरी और नवी मुंबई को तीसरी रैंक मिली है। राजधानी भोपाल ने भी रैंकिंग में सुधार करते हुए 7वां स्थान हासिल किया। हालांकि इस बार भोपाल क्लीननेस कैपिटल ऑफ इंडिया के अवार्ड से चूक गया। इंदौर शहर कोरोना से भले ही जंग लड़ रहा हो, लेकिन देश के सबसे साफ सुथरे शहरों के सर्वे में इंदौर का फिर डंका बजा है। लगातार चौथे साल इंदौर ने स्वच्छता में नंबर 1 का खिताब अपने नाम किया। दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने स्वच्छता सर्वे 2020 के नतीजे जारी किए। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। नंबर 1 बने इंदौर को सर्वेक्षण में 6000 में से 5648 अंक मिले। वहीं पिछले सर्वे में 19वें पायदान पर रहे भोपाल ने लंबी छलांग लगाते हुए 7वीं रैंक हासिल की है। बीते 3 स्वच्छता सर्वेक्षणों में 1 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में प्रदेश के 20 शहर देश के सर्वश्रेष्ठ 100 शहरों में रहे हैं। वहीं 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में टॉप 20 में प्रदेश के चारों महानगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। भोपाल को सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल का अवार्ड भी मिला है। हालांकि इस बार क्लीनेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब नहीं मिल सका। रैंकिंग में भोपाल के पिछड़ने पर कांग्रेस बीजेपी सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बता रही है। इंदौर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, और मुझे पूरा विश्वास है कि 5वीं और 6वीं बार भी चौका मारा है, छक्का भी इंदौर मारेगा। भोपाल ने अपनी रैंकिंग भी सुधारी है, और इसलिए मैं भोपाल की नगर निगम की पूरी टीम को बधाई देता हूं। भोपाल जो है वो वापस दूसरे नंबर पर आए या शीर्ष पर रहे, शीर्ष शहरों में रहे, लेकिन चूंकि कमलनाथ जी की सरकार चली गई, भाजपा की सरकार आई, ठीक ढंग से काम नहीं हो पाए, जिसका परिणाम है कि भोपाल पिछड़ा, जो हमारी राजधानी है। लेकिन अब 7वें नंबर पे भी आने पे यहाँ के नागरिकों को बधाई देते हैं। रैंकिंग की घोषणा के साथ ही इंदौर नगर निगम में जश्न शुरू हो गया था। अधिकारियों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। सांसद शंकर लालवानी भी सफाई कर्मियों के साथ जमकर थिरके। वहीं मेयर मालिनी गौड़ ने स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए इंदौर के नागरिकों की बेजोड़ लगन और सफल भागीदारी बताया। वहीं इंदौरियों ने इसे गर्व के पल बताते हुए सफाई कर्मियों की मेहनत को पूरा श्रेय दिया। पूरे 4242 शहरों में इंदौर को प्रथम स्थान मिला है, चौथी बार। मैं सभी इंदौर की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी रिजल्ट आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। चौथी बार इंदौर नंबर 1 आया है। इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट टू ऑल इंदौरियंस। जिस दिन मेरे बच्चे ने मुझे मना किया कि नहीं पापा, इसको हम डस्टबिन में ही फेंकेंगे, तो ये मेरे ख्याल से वहाँ से ये चेंजेस आया और बहुत खुशी की बात है। खुशी तो हो रही है, उस खुशी होना भी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता में चौथी बार इंदौर नंबर 1 आया है, जिसमें काफ़ी मेहनत की है। हमेशा फर्स्ट में ही रहना चाहिए स्वच्छता में, बस ये चाहते हैं। सर्वे में जबलपुर जहां 17वें नंबर पर रहा, तो ग्वालियर 13वें पायदान पर आया, जिससे लेकर नगर निगम प्रशासन काफी खुश है। उधर नगर पालिकाओं की श्रेणी में खरगोन नगर पालिका मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर रही, जबकि ऑल इंडिया रैंकिंग में उसे 10वां स्थान मिला है। अपना स्थान 13वां और प्रदेश में तीसरा स्थान पाना निश्चित ही गौरव के क्षण है ग्वालियर के लिए। पूरे हिंदुस्तान में टॉप 10 पे है और एमपी में 2nd रैंक पे है, और नगर पालिका की स्तर से 1 नंबर पे। जनता के लिए बहुत बधाई की बात है। कोरोना संक्रमण के दौर में स्वच्छता सर्वे में अपनी जगह बनाने वाले शहरों के लिए ये अवार्ड वाकई खास है। इससे उन्हें न सिर्फ अगले साल और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि कोरोना से जंग लड़ने का हौसला भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उपचुनाव के पहले एक बार फिर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला है। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस ने राजीव गांधी बूथ मिशन का आगाज किया। मिशन से संबंधित पदाधिकारियों को यह हिदायत दी गई है कि वो वोटर्स को कमलनाथ सरकार के गौशाला, ओम सर्किट, महाकाल मंदिर के विस्तार, पुजारियों के मानदेय में वृद्धि समेत तमाम हिंदुत्व आस्था के मुद्दों को बताएं। पीसीसी में बाकायदा एक बुकलेट मिशन से जुड़े पदाधिकारियों को इसमें दी गई है, जिसमें इन सब मुद्दों का जिक्र है। धार्मिक नहीं है क्या? धर्म को नहीं मानती है क्या? हम लोग पहले भारत के नागरिक नहीं है क्या? हम लोग पूजा पाठ नहीं करते, परंतु हम उसको राजनीति में हम लोग यूज़ नहीं करते थे। परंतु भाजपा ये बताती, जब भी कमलनाथ जी यदि महाकाल मंदिर जाते हैं तो बोलते हैं कि महाकाल मंदिर जा रहे हैं और इनको चुनाव जीतना है, इसलिए पूजन अर्चन तो वो बहुत पहले से कर रहे थे। हनुमान जी की प्रतिमा कब से लगाई थी 100 फीट की ऊंची, मैंने स्वयं ने देखी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व एजेंडे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को विज्ञापन देकर बताना पड़ रहा है कि राम हमारे हैं। कि विज्ञापन देके बताना पड़ रहा है कि राम हमारे हैं। राम तुम्हारे हैं तो शक कैसा, और नहीं है तो हक कैसा। और इस पूरी बहस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर रंडूतिया हमारे साथ जुड़े। सुधीर, लगातार हिंदुत्व के कार्ड की बहस चलती रही है। अब सवाल यह है कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो थी वो भी एडिट की थी, फिर उसके बाद कहीं से हाईकमान से संदेश आया हो तो उसको फिर चेंज करना पड़ा। आदमकद राम भगवान की आपने एक फ़ोटो भी देखी होगी। लगातार तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये बताने की कोशिश हो रही है दोनों पार्टियों की कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले हम हैं। देखिए, निश्चित तौर पर विजय पर, लेकिन इन तमाम बिंदुओं से पहले कुछ एक पुराने जरूर जो घटनाक्रम रहे हैं उन पर जरूर ध्यान देना होगा कि क्या वाकई में केवल चुनाव के लिए कमलनाथ का ये हिंदुत्व प्रेम है, या फिर वाकई में जो उनके हिंदुत्व की जो भक्ति है वो काफ़ी पुरानी है। और उसको बताने के लिए पुराने उनके सिमरिया जो हनुमान मंदिर की बात करें, या फिर छिंदवाड़ा के अंदर जिस तरीके से 100 फुट से ज़्यादा ऊंची जो हनुमान की प्रतिमा लगाई गई थी, ये बिल्कुल साफ बताती थी, क्योंकि उस समय कमलनाथ ना तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा थे, ना ही मुख्यमंत्री को लेकर उनका कोई दावा मध्य प्रदेश के अंदर था। और जब सरकार में थे तो उस समय 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का जप जो है सरकारी स्तर पर कोई मुख्यमंत्री को पहली बार कराया गया था। पर लेकिन चुनाव है, लिहाजा चुनाव से पहले जिस तरीके से जो सेकुलरिज्म की एक कही जाती है कि जो दिग्विजय सिंह एक बड़ा चेहरा है जिसको मानकर चलते हैं, चाहे वो वामपंथी या फिर कांग्रेस हो, उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की थी और उस समय भी लगभग इसी तरीके के सवाल उठाए गए थे। अब चुनाव जब एक बार आ रहे हैं, राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर जो सियासत शुरू हुई थी और ये माना जा रहा था कि बीजेपी चुनाव में इसको श्रेय लेने की कोशिश करेगी, ऐसे में कांग्रेस के काउंटर अटैक के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कमलनाथ के भूमि पूजन के बाद में जश्न की बात हो, सुंदरकांड की बात हो, या फिर आज जो विज्ञापन राजीव गांधी की जयंती पर दिया गया है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि राम जन्मभूमि का जो ताला था वो राजीव गांधी के समय खुलवाया गया था, लिहाजा इसका पूरा श्रेय जो है कांग्रेस को देना चाहिए। सियासत है, सबसे बड़ा वोट बैंक जो मध्य प्रदेश के अंदर, या कहना चाहिए पूरे देश के अंदर माना जाता है, शायद उसको रिझाने की कोशिश इसको कही जा सकती है। और बीजेपी इसको अच्छी तरीके से जानती है कि इसका फायदा कांग्रेस 2018 के चुनाव में उठा सकी है, लिहाजा इस बार उपचुनाव में इसका फायदा कांग्रेस ना उठाए। हो सकता है कि इसको लेकर इसलिए बयानबाजी और सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। और मध्य प्रदेश में हिंदुत्व को लेकर जो एक बात है कि कहना चाहिए कि सॉफ्ट एजेंडा जो अपनाया जा रहा है, उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आएंगी विजय, वैसे वैसे इस मुद्दे पर तकरार जो है वो और भी ज्यादा तेज देखने को मिलेगी। जी, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है, कहीं युवा का कार्ड खेला जा रहा है। लगातार उपचुनाव की तैयारियां दोनों पार्टी कर रही हैं। श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी उन्हें 50 करोड़ रुपए का प्रलोभन दे रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी के बड़े नेता का फोन आया था जो उन्हें और सबलगढ़ विधायक को बीजेपी में शामिल होने को कहा। इसके एवज में उन्होंने 50-50 करोड़ रुपए निगम में पद और आगामी चुनाव में टिकट देने का प्रलोभन दिया है। मेरे पे भी प्रॉब्लम आ रहे हैं कि आप और बैजनाथ दोनों साथी है, दोनों मिलके भाजपा में शामिल हो जाओ, आपको हम 50-50 करोड़ रुपए देंगे। हम कांग्रेस के वफादार सिपाही है और मरते दम तक कांग्रेस के साथ रहेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि उपचुनाव में हमारी पूरी 27 सीटें की 27 सीटें जीतेगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने युवाओं से संवाद किया है और इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे
उठाए हैं। पिछले 15 वर्षों में हमारा मध्य प्रदेश बहुत पीछे रह गया। नौकरी और रोजगार को लेके तो कोई ही सोच और ना कोई योजना आपके लिए बन पाई। भीमराव अंबेडकर को उस जमाने में इस तरह के सौदेबाजी का अंदेशा होता तो वह संविधान में इसका भी प्रावधान रखते। पीसीसी चीफ कमलनाथ के युवा संवाद कार्यक्रम पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल खड़े किए हैं। गृहमंत्री ने कहा है कि कमलनाथ अपने 15 महीने के कार्यकाल में एक भी नौकरी नहीं दे पाए थे। युवा संवाद के दौरान नौजवानों को कांग्रेस अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि किस कांग्रेस ने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। 15 माह में कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया? नौजवान उनसे जरूर पूछें। आज मेरी प्रार्थना है नौजवानों से कि 15 महीने की सरकार में क्या मध्य प्रदेश में एक भी वैकेंसी निकली क्या? मेरी प्रार्थना है उनसे, नौजवानों से, कि वो कमलनाथ जी से ज़रूर पूछें आज कि 15 महीने में कोई भी एक नौकरी मध्य प्रदेश में वो दे पाए क्या। और कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो चंबल और सिंध नदी की पैदल परिक्रमा करेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अवैध खनन को लेकर चंबल और सिंध नदी की परिक्रमा करेंगे। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने 10,000 कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने के बीजेपी के दावे को झूठ भी बताया। 10,000 लोग सिंधिया जी के चेहरा देखकर टूट पड़ेंगे। तो 10,000 कार्यकर्ता तो 8 जिलों में भी नहीं है, ग्वालियर चंबल संभाग में। वोटर हो सकते हैं लेकिन वर्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में है। जो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की घोषणाएं लफाजियाँ करती रहती है, मैं भी देख लूँगा कितने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के रोजगार को लेकर सरकार के भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। सरकार के पास प्रवासी स्किल मजदूरों के लिए रोजगार को लेकर कोई जमीनी योजना नहीं है। लोगों को मनरेगा में मजदूरी में लगाया जा रहा है। इसमें भी वो मजदूर हैं जो स्किल्ड होने के बाद घर लौटकर बेरोजगारी से दो चार हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि रोजगार के नाम पर स्किल्ड युवाओं के हाथ में गैती फावड़ा थमाना कितना सही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी छोड़कर दूसरे शहरों से अपने गृह प्रदेश लौटे मध्य प्रदेश के युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल रोजगार को लेकर है। सरकार के पास युवाओं के लिए केवल मनरेगा में ही काम है। सरकारी आंकड़ों में प्रदेश लौटने वाले करीब 13.5 लाख मजदूर हैं, जिन्हें रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने 2 महीने पहले रोजगार सेतु पोर्टल शुरू किया था। इसमें अब तक 7,30,311 मजदूरों का ही पंजीयन हो सका है। वहीं सरकारी दावों को लेकर कांग्रेस शुरू से सवाल उठा रही है। सरकार दावे कर रही है कि जितने प्रवासी लोग आए सभी को हम लोगों ने रोजगार की व्यवस्था करी। सिर्फ मनरेगा के नाम से रोजगार दिया गया, जिसमें चाहे इंजीनियर आए हों चाहे किसी भी वर्ग के आए हों, ना तो उनकी योग्यता के अनुसार काम मिला। और सिर्फ मनरेगा में भी जो बात करी जा रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा मनरेगा में कुछ नहीं हुआ। आंकड़ों की बात करें तो पोर्टल में भोपाल में 1034 लोगों का पंजीयन किया गया था, जिसमें से सिर्फ 195 को शहरी जबकि 839 मजदूरों को बैरसिया और फंदा ब्लॉक में मनरेगा में काम दिया गया है। हालांकि ये बात अलग है कि सरकार का दावा सभी को रोजगार दिलाने का है। सरकार का दावा है कि इनमें से 4.25 लाख मजदूरों को असंगठित क्षेत्रों में और 2.25 लाख मजदूरों को निर्माण मजदूर के तौर पर रोजगार दिया गया है। इसके अलावा 2.25 लाख मजदूरों को कारखानों में काम दिलाया गया है। हालांकि सरकारी दावों के इतर पंजीयन के बाद मजदूरों को रोजगार तो मिला, लेकिन हुनरमंद को भी मनरेगा में लगा दिया गया। वहीं सरकार के मंत्री केवल मनरेगा में काम मिलने की बात को गलत बता रहे हैं। देश के अंदर जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था, उनके काम धंधे चौपट हुए थे, उनको फिर से खड़ा करने के लिए सरकार ने उन सारे लोगों के लिए 10-10 हज़ार लोन देने के लिए, और उसका जो भी ब्याज है उसका पूरा सरकार वहन करेगी। और देश में मध्य प्रदेश इसमें अव्वल नंबर पे चल रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ मनरेगा में ही रोजगार दिया जा रहा है, दूसरे क्षेत्रों में भी हम रोजगार दे रहे हैं।
वाहवाही लूटने के लिए सरकार ने प्रवासी मजदूरों के कल्याण रोजगार पर सुझाव देने के लिए राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन तो कर दिया, लेकिन वो अब भी सफेद हाथी से ज्यादा कुछ नहीं है। वजह है इसका सक्रिय रूप से काम नहीं करना, जिसके चलते प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार को लेकर कोई योजना ही नहीं बन पा रही है। ऐसे में सरकार की कथनी और करनी में फर्क करना मुश्किल नहीं है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। भोपाल में इनकम टैक्स विभाग ने फैथ बिल्डर के ऑफिस पर छापामार कार्रवाई की। दिल्ली से आई इनकम टैक्स विभाग की 6 सदस्यीय टीम ने शहर की चूना भट्टी स्थित फैथ बिल्डर के ऑफिस पर कार्रवाई की। जिस बिल्डर पर छापा पड़ा है वो होशंगाबाद SP के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। उनके कारोबार में कई बड़े अधिकारियों और नेताओं का पैसा लगा होने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि अभी तक अधिकारियों ने जानकारी साझा नहीं की है। मध्य प्रदेश में अभी भी बस संचालक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। संचालकों का साफ कहना है कि जब तक रोड टैक्स सरकार माफ नहीं करती वे बस नहीं चलाएंगे। इस मामले को लेकर आज जबलपुर में जिला प्रशासन और बस ऑपरेटर्स की बैठक हुई। वहां भी बस ऑपरेटर्स ने साफ कह दिया कि लॉकडाउन में काफी घाटा हुआ है, टैक्स भरने की स्थिति में नहीं है। 30% जो गाड़ियां चलेंगी उनका टैक्स देना भी हमको मुश्किल होगा और 70% खड़ी गाड़ियों का टैक्स दें, ये कहाँ तक संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। हम गाड़ियां जब तक नहीं चलाएंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी तरह से सुनेगी नहीं। शासन के समक्ष बस ऑपरेटर्स की मांगे हैं, उन मांगों पर विचार चल रहा है। कुछ मांगें मान ली गई हैं, कुछ मांगों पर विचार है। पॉजिटिव दृष्टिकोण से ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर कोई ना कोई बेहतर नतीजे आएंगे और जिले में बसों का संचालन शीघ्र प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार रात आई रिपोर्ट में प्रदेश में कोरोना के 976 मरीज मिले हैं और इसी के साथ प्रदेश में अब तक मिले कोरोना मरीजों की संख्या 48,000 के पास पहुंच गई है। इंदौर में सबसे ज्यादा 189 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में अब तक 10,370 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं भोपाल में 143 नए मरीज मिलने के बाद यहां अब तक मिले मरीजों की संख्या 9,480 हो गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,159 हो गया है। इंदौर में अब तक 346, भोपाल में 263 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 36,475 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए नया संकट खड़ा हो गया है। 26 जनवरी 2001 के बाद से जिन शिक्षकों के घर तीसरे बच्चे का जन्म हुआ है उन्हें नौकरी के लिए अपात्र माना जा सकता है। शिक्षकों के संतानों संबंधित जानकारी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी गई है, जिसके बाद डीओ ने सभी बीओ और संकुल प्राचार्यों से जल्द ही जानकारी भेजने को कहा है। ये तो हमारे सामान्य प्रशासन विभाग का स्टैंडिंग ऑर्डर पहले से ही है। एक विधानसभा प्रश्न हुआ था उसमें जानकारी मांगी गई है। जो नियम है स्टैंडिंग ऑर्डर पर ऐसा कोई अभी मतलब बंधन है पर यह कि ऐसा है कि उनको सेवा से निकाल दिया जाएगा, अभी ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।